कॉलेज छोड़ने वाले एक व्यक्ति के शिकागो को दुनिया के नक्शे पर लाने से पहले शिकागो की एक और ही पहचान थी, CME, जो कि दुनिया का पहला वायदा बाजार था। पुराने शिकागो मर्चेंट एक्सचेंज में 3 लोग अविश्वास से सिर मिला रहे थे। उन्हें खबर मिली थी कि आयोवा राज्य में सूखा पड़ा है, जिसका मतलब था कि अमेरिका में मक्का उत्पादन बुरी तरह प्रभावित होगा। घबराहट में उन्होंने मक्का कंपनियों के अपने शेयर बेचना शुरू कर दिया। कुछ व्यापारियों ने ये देखा और तुरंत उनका अनुसरण किया। कुछ ही मिनटों में यह आग की तरह फैल गई। जैसे ही ट्रेडिंग फ्लो पर डर फैला और भी लोग जितना हो सके उतने शेयर बेचने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ एक आदमी उनके सभी ऑर्डर खरीद रहा था। हालांकि वो कई लोगों को मूर्ख लग रहा था, वास्तव में यह आदमी एक बड़ा धन कमाने वाला था। देखिए, घबराए हुए 3 लोग और खरीदार एक योजना पर काम कर रहे हैं। आयोवा सूखे की कहानी एक शक्तिशाली झटका साबित हुई। 150 वर्षों से दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंज इस तरह के मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहे थे, एक ही लक्ष्य के साथ ऊंचे दाम पर बेचना और कम दाम पर खरीदना। लेकिन एक नए घटनाक्रम ने शेयर बाजार के 150 साल के इतिहास को नष्ट कर दिया और ट्रेडिंग की कला को हमेशा के लिए बदल दिया। 1988 में सेक ने रेगुलेशन ATS, वैकल्पिक ट्रेडिंग प्रणाली, पेश किया। इसने स्टॉक एक्सचेंजों के अलावा अन्य लोगों को भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग करने की अनुमति दी। इससे व्यापारियों की एक नई पीढ़ी डिजिटल स्टॉक ट्रेडर्स का जन्म हुआ। कंपनियां तेज तर्रार, मुखर और बहिर्मुखी लोगों को काम पर रखने के बजाय शांत स्वभाव वाले कंप्यूटर में तेज बच्चों को नियुक्त करने लगी। इन्हीं डिजिटल व्यापारियों में से एक थे पॉल रोटर, जिन्हें फ्लिपर के नाम से भी जाना जाता था। ये एक जर्मन व्यापारी थे जिन्होंने 1994 में म्यूनिक के एक बैंक में अपना करियर शुरू किया था। जैसे ही बाजार डिजिटल हुआ, पॉल इसे अपनाने वाले पहले लोगों में से एक थे। कुछ ही वर्षों में पॉल रोटर सबसे प्रसिद्ध ऑनलाइन स्कैल्पर्स में से एक बन गए। उनके तरीके अभूतपूर्व थे और उन्होंने सचमुच खुद को फरारी की तरह चमकाया। आखिर इसका रहस्य क्या था? सब कुछ मनोवैज्ञानिक था। देखिए, जब बाजार डिजिटल हुए तो खेल बदल गया। ट्रेडिंग गुमनाम हो गई। पुराने जमाने में जब आप ट्रेडिंग पिट में डे ट्रेडर होते थे तो आप गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े बाजार खिलाड़ियों के ऑर्डर देख सकते थे, जिससे आपको बाजार की दिशा समझने में मदद मिलती थी। अब ये सब खत्म हो चुका है। डिजिटल युग ने लैडर नामक एक तकनीक को जन्म दिया है, यानी आपकी स्क्रीन पर आने वाले ऑर्डरों की श्रृंखला दिखाने वाला विजुअल। इसने मनोविज्ञान का एक बिल्कुल नया खेल शुरू कर दिया। पॉल ने पुराने और उबाऊ बॉन्ड मार्केट यानी लंबी अवधि के सरकारी बॉन्डों पर ध्यान केंद्रित किया। उनके कई प्रतिद्वंद्वी पिट के पुराने ट्रेडर थे जिन्हें कंप्यूटर चलाना भी ठीक से नहीं आता था। वो जानते थे कि उनमें से कई बड़े खिलाड़ियों के ऑर्डरों से पहले ही ऑर्डर ले लेते थे, इसलिए उन्होंने उनकी इस नई कमजोरी को निशाना बनाने का फैसला किया। पॉल आमतौर पर इस तरह से ट्रेड करते थे। सबसे पहले वो बाजार में भारी मात्रा में सेल ऑर्डर की बाढ़ ला देते थे। लैडर देख रहे ट्रेडर सोचते थे कि कोई बड़ा खिलाड़ी स्टार सेलिंग कर रहा है, बड़े खिलाड़ियों से पहले ऑर्डर लेने की कोशिश कर रहा है। दूसरे ट्रेडर भी बेचने लगते थे, फिर अपने ऑर्डर पूरे होने से ठीक पहले वो उन्हें रद्द कर देते थे और बॉन्ड खरीद लेते थे, यानी दिशा पलट देते थे। इससे पहले कि दूसरे ट्रेडर समझ पाते कि ऑर्डर खत्म हो गए हैं, सेल ऑर्डर शुरू हो जाते थे। वे बहुत धीमे थे। जैसे ही खिलाड़ियों ने शेयर वापस खरीदे, पॉल ने कुछ ही टिक में मुनाफा कमा लिया था। भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हुए वो दिन में कई बार इस तरह से मुनाफा कमा लेता था। लेकिन उसकी रणनीति में एक समस्या थी। वो अक्सर अपने ही ट्रेड में नुकसान उठाता था, यानी खुद के खिलाफ ट्रेड करता था, जिसे वॉश ट्रेडिंग कहा जाता था, और यह गैर कानूनी है। एक्सचेंज से चेतावनी मिलने के बाद पॉल ने अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी ट्रेडिंग टेक्नोलॉजीज से संपर्क किया। अपनी समस्या साझा करने के बाद उन्होंने एक सॉफ्टवेयर स्विच विकसित किया जिसे क्रॉस ऑर्डर से बचे कहा जाता था। इसने सुनिश्चित किया कि वो कभी भी अपने ही ऑर्डर में नुकसान न उठाए। अनजाने में उन्होंने एक खतरनाक चीज बना दी थी। पॉल अब पल भर में दिशा बदल सकता था, अपने सेल ऑर्डर के साथ साथ बाय ऑर्डर भी लगा सकता था। इससे उसके प्रतिद्वंद्वी हक्का बक्का रह जाते थे। यह 80 के दशक में माइकल जॉर्डन द्वारा क्रॉस किए जाने जैसा था। इससे पहले कि उन्हें पता चलता कि क्या हुआ, वो पहले ही पॉइंट बना चुका था। एक ही महीने में इस ट्रेडर ने 6 मिलियन का मुनाफा कमा लिया। उसकी स्कैल्पिंग तकनीक को बाद में स्पूफिंग कहा जाने लगा, जो कुछ हद तक गैर कानूनी हो गई। महज 24 साल की उम्र में वो आयरलैंड चले गए ताकि अपनी खुद की फर्म शुरू कर सके और कारोबार को एक नए मुकाम पर ले जा सके। लेकिन वो अकेले दिग्गज स्कैल्पर नहीं थे। 2015 में CFTC ने शिकागो के ट्रेडर एगोर B. ओएचेस्टर पर मिनी S&P 500 में ट्रेडिंग करते समय स्पूफिंग और एक चालाकीपूर्ण और धोखे वाली तकनीक का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। एगोर, जिन्हें स्नगल्स के नाम से भी जाना जाता था, एक रूसी थे जिनके पिता ने उन्हें कम उम्र में ही ग्रैंडमास्टर स्तर का शतरंज सिखाया था। 2004 तक वो बाजारों में सबसे बड़े डे ट्रेडिंग स्कैल्परों में से एक बन गए थे। उनकी रणनीति लगभग पॉल रॉडर जैसी ही थी, जो बाजार को प्रभावित करने वाला एक और तथाकथित स्पूफर था।
अंत में न वुल्फ द हाउंड ऑफ हाउस ऑफ थे, जो गलियों से आए एक युवा भारतीय अप्रवासी थे और लंदन की। उन्होंने एक कुशल स्कैल्पर के रूप में अपना पहला मिलियन कमा लिया था, स्पूफिंग में आने से पहले ही। नव उन पहले लोगों में से एक थे जिन्होंने देखा कि कई बड़े खिलाड़ी ऐसा कर रहे थे। उन्होंने कई बार एक्सचेंजों से इसकी शिकायत की, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। भ्रष्ट व्यवस्था से लड़ने के लिए उन्होंने अवैध व्यापार शुरू कर दिया। इन 3 दिग्गज डे ट्रेडर्स की वैश्विक प्रतिष्ठा थी। जब वे बाजारों में अपना दबदबा बनाते थे तो अन्य ट्रेडर्स को इसका एहसास होता था। उनके बड़े वॉल्यूम के कारण वे अक्सर एक दूसरे के ट्रेडों को प्रभावित करने की कोशिश में आपस में भिड़ जाते थे। उन्होंने हजारों डॉलर कमाए, जब तक कि एक बिल्कुल अलग तरह के ट्रेडर उनके समूह में शामिल नहीं हो गए। लगभग 2007 वो वर्ष था जब सब कुछ बदलना शुरू हुआ, जहां कुछ कंपनियां नई पीढ़ी के ट्रेडर्स को विकसित करने में अपना समय लगा रही थी, वहीं अन्य कंपनियां अपना दांव कहीं और लगा रही थी। रोबोट, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनियां, क्वांटिटेटिव हेज फंड, आप उन्हें जो भी नाम दें, उन सभी का ध्यान एक ही चीज पर था, ऐसे कंप्यूटर बनाना जो इंसानों से बेहतर ट्रेडिंग कर सके। 2007 तक उनके विकास ने बाजारों को पूरी तरह से बदल दिया था। बाजारों के चलने का तरीका बदलने लगा था। डे ट्रेडर्स ने बिजली की तेजी से होने वाले ट्रेडों और ऐसे ऑर्डरों को देखना शुरू कर दिया था जिन्हें पूरा करना असंभव था। हम बात कर रहे हैं प्रति सेकंड सैकड़ों ट्रेडों की, जो इंसानी गति से संभव नहीं थे। पुराने समय में जब ट्रेडिंग मार्केट में ट्रेडिंग होती थी तो फ्रंट रनिंग एक आम रणनीति थी। जैसा कि पहले बताया गया है, इसमें एक बड़ा ट्रेडर ट्रेडिंग ऑर्डर देता है और एक छोटा ट्रेडर उससे पहले ही ऑर्डर दे देता है। किराने की दुकान में लाइन तोड़कर आगे निकलने जैसा है। क्वाड ट्रेडिंग के शुरुआती दिनों में भी यही हाल था। रोबोट ट्रेडर्स को हराने का मुख्य तरीका ये था कि वे बड़े ट्रेडर्स और ट्रेंड्स को बहुत तेजी से पकड़ लेते थे। ट्रेडर्स के लिए पैसा कमाना मुश्किल हो रहा था और वे अपने नए रोबोट प्रतिद्वंदियों को हराने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हालात और भी बदतर होते चले गए। इसी बीच पॉल रोटर, जिसे फ्लिपर के नाम से भी जाना जाता था, ने अपनी फर्म में एक नए शिष्य जेम्स जिमी चिऊ को प्रशिक्षित किया। जेम्स जिमी चिऊ एक चीनी गणितज्ञ थे। चिऊ ने शुरुआत में एक कुख्यात स्कैल्पर के रूप में नाम कमाया, उन्होंने अपने गुरु के नक्शे कदम पर चलते हुए। लेकिन चिऊ ने एक ऐसा निर्णायक फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। में शामिल होने का फैसला किया। ने जंप ट्रेडिंग नामक एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म, एक अनुभवी स्कैल्पर के रूप में जेम्स जिमी दो ने एल्गोरिदम को ट्रेडिंग के सभी रहस्य सिखाना शुरू कर दिया, और वो अकेला नहीं था। अगले कुछ वर्षों में अधिक कुशल डे ट्रेडर्स डार्क साइड की ओर रुख करने लगे। जैसे जैसे क्वांट्स ने अपनी तकनीक में सुधार किया, उनका मुनाफा निर्विवाद हो गया। आपको एक उदाहरण देने के लिए, 2012 तक सभी ट्रेडों और एक्सचेंजों का 60% से अधिक क्वांट्स द्वारा किया जाता था, और यह संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला क्वांट रेनेसा टेक्नोलॉजीज है। इसके प्रमुख मेडेलियन फंड ने पिछले दशक में सालाना 40% से अधिक रिटर्न दिया। उनका दबदबा निर्विवाद होता जा रहा था। जैसे जैसे रोबोट बाजार के आर्बिट्रेज को कम करते गए, स्कैल्पर के रूप में ट्रेडिंग एक लुप्त होती कला बन गई। अल्पकालिक दिग्गज डे ट्रेडर्स और स्कैल्पर लगभग विलुप्त होते जा रहे थे। उनमें से कई ने खेल छोड़ दिया या अपनी रणनीति को लंबी अवधि में बदल दिया और जीवित रहने का प्रयास किया। दिग्गज स्पूफर्स कुछ अंतिम ट्रेडर्स थे जो अभी भी क्वांट्स के खिलाफ एक हद तक मुकाबला करने में सक्षम थे, क्योंकि उनकी रणनीति फ्रंट रनिंग को सीधे दंडित करती थी। वे एक समस्या थे। तो आप क्या करते हैं जब आप और कुछ साथी क्वाड फर्म बहुमत में हो? एक्सचेंजों पर वॉल्यूम। बिल्कुल सही, आपने अपनी शक्ति का लाभ उठाया और खेल का मैदान बदल दिया। ट्रेडर्स की बहुलता के कारण क्वांट्स भारी कटौती और ट्रेडिंग कमीशन की मांग करने में सक्षम थे, जिससे उन्हें अपने मानव समकक्षों पर और भी अधिक बढ़त मिल गई। स्थिति बिगड़ते देख कई दिग्गज ट्रेडर्स झुक गए। पॉल रोटर जैसे लोगों ने अपनी स्कैल्पिंग रणनीति को छोड़ दिया। आजकल वे अभी भी ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन बहामास में अपने घर से एक दीर्घकालिक शेयरधारक के रूप में। फिर भी हर कोई इसके लिए तैयार नहीं था। हार मान लेना